अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। आज यौम दिफा है, यानी कि 6 सितंबर 1965 को जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जारियत की थी, पाकिस्तान ने जिस भरपूर तरीके से जवाब दिया था, उसकी अपनी एक तारीख है। लेकिन इस दफ़ा का जो यौम दिफा है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मार्का हक, आपको पता है कि मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 4 रोज़ा लड़ाई लड़ी गई, उसमें पाकिस्तान ने बैटल फील्ड के ऊपर तो भारत को बिल्कुल शिकस्त दी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के बारे में दुनिया का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हुआ। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि बाहर के जो ऑब्जर्वर्स हैं, इवन भारत के अंदर जो उनके कमेंटेटर्स हैं, वो भी इसका एतराफ़ करते हैं कि जो पाक भारत 4 रोज़ा लड़ाई थी, उसके बाद भारत की जो ग्लोबल प्रोफाइल है वो नीचे गई है और पाकिस्तान की जो ग्लोबल प्रोफाइल है उसमें इजाफा हुआ है। और उसका मुजाहरा हमने देखा भी, अगर इसी हफ्ते देखें जो चाइना के अंदर 3 बड़े इवेंट्स हुए, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास और SCO प्लस समिट, और उसके बाद फिर जो तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड, और वहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का वहाँ पर मौजूद होना। तो शहबाज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आई थिंक जो भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चढ़ाई की और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया, उसके बाद मेरे ख्याल में अगर आप हाइंड साइड में देखें तो ये पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर में, ख़ास करके जो बड़े कैपिटल्स के अंदर, कोई ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं था। उनको यही लगता था कि मुआशी तौर पर भी हम कमज़ोर हैं, सियासी तौर पर इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, तो भारत जब हमला करेगा तो पाकिस्तान तो पता नहीं मेल्ट डाउन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से चीज़ें बहुत बदल गई हैं। कामरान, आपने बिल्कुल सही कहा। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शायद उनके जो पॉलिटिकल कैरियर की सबसे संगीन गलती थी कि उन्होंने ये हमाकत की पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। उससे जो पाकिस्तान का परसेप्शन था दुनिया में ऑल टुगेदर चेंज हो गया। दुनिया में जानती थी कि दहशतगर्दी से ये मुल्क जो है तबाह हो चुका है, इकॉनमी इसकी तबाह हो चुकी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड दिया, और वो मेरा ख्याल तारीख में याद रखा जाएगा, और इसकी रिफ्लेक्शन आती है। बहुत सारे ऐसे ममालिक जो ये समझते थे कि पाकिस्तान शायद सिक्योरिटी वाइज अब ना अफोर्ड कर सके इंडिया का मुकाबला करना, उनका वो परसेप्शन ना सिर्फ चेंज हुआ बल्कि ख़त्म हुआ। और उसके साथ ही जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस किस्म से एक रिस्पॉन्स दिया गया फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स, फ्रॉम ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, वो बड़ा ही एक ऐसे आप कह सकते हैं कि उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और ख़ासतौर पर ऐसे मौके पर जबकि सियासी तौर पर पाकिस्तान जो इंटरनली डिवाइडेड था, तो तारीख में मई का महीना याद रखा जाएगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में 6 सितंबर ये जो है यूनिक है। जिस तरह इस दफ़ा 14 अगस्त भी यूनिक था, उसी तरह 6 सितंबर भी इसी से जुड़ी अगर पाकिस्तान की रीजनल और ग्लोबल प्रोफाइल की बात करें तो शायद अब देखें वो कितना ऐसा, ये एक हनीमून पीरियड भी कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त हम एक पर्पल पैच से गुजर रहे हैं, जब दुनिया एक तरफ डिवाइडेड है, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त तमाम बड़ी ताकतों के साथ बड़े मुतवाज़न रिलेशनशिप हैं। अनएक्सपेक्टेडली आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर हमने देखा कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है उनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। फिर बीजिंग में हमने जो देखा, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट शी से उनकी मुलाकात होती है, मिलिट्री परेड में बतौर उनको दावत दी जाती है। 26 जो दुनिया भर के रहनुमा थे उनके साथ प्राइम मिनिस्टर भी उसमें शरीक हुए। फिर रूस के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मुलाकात होती है। तो 3 जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ इस वक्त पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं या उनकी इंगेजमेंट है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप भारत को देखें तो भारत के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं आई थिंक लोएस्ट हैं इन सेवरल डेकेड्स। इसके अलावा चीन भी गए थे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक मीटिंग अटेंड की, दूसरी मीटिंग अटेंड किए बगैर वहाँ पे वापस आ गए। ऑप्टिक्स के एतबार से वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आज भी रेलेवेंट हैं। तो इस एतबार से आई थिंक सो फार पाकिस्तान जो अपने कार्ड्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त खेल रहा है। और अगर मेरे ख्याल में बात करें ये जो मुलाकात थी, अगर बायलैटरल मीटिंग की अगर आप बात करें, कामरान, उससे पहले अगर थोड़ा सा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्कशन कर ली जाए, विल डिस्कस दीज बायलैटरल मीटिंग्स जो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हुई और प्रेसिडेंट शी के साथ हुई। इसमें देखिए इस दफ़ा ये जो SCO का इजलास था, आपका सब्जेक्ट, आप बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं। 2 तरीक़ों से ये मुख्तलिफ था, एक चाइना के पर्सपेक्टिव से और एक पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये सारी बात जो अभी हम कर रहे थे उसकी कॉन्टिन्यूशन, बट चाइना के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप SCO को इस वक्त देखें ना, जो उसका चार्टर है
25 साल में पहली दफ़ा उस चार्टर का जो एक अहम पॉइंट है कि एक नया जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा ये कदम समझा जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो प्रेसिडेंट शी ने एक नया इनिशिएटिव जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है, जिसको मगरबी जो ममालिक हैं इसको ऐसे देख रहे हैं जैसे यूनाइटेड नेशन का एक ऑल्टरनेट प्लान, उसके ऊपर आप भी बात करेंगे। बट मैं 2-3 चीज़ें इसके अंदर डिटेल में जाने से पहले हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जब कोई भी कंट्री जो इकोनॉमिक पावर बनती है उसका इकोनॉमिक मसल आता है और उसके बाद जब वो दुनिया में अपना होराइजन जो है उसको एक्सपेंड करता है तो वो उस एक मुख्तलिफ तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। जो चाइना अमर्ज हुआ SCO के बाद और जिस तरीके से प्रेसिडेंट शी ने इस इवेंट को यूज़ किया है, मतलब ये वाला जो इवेंट था उसका आने वाले कई सालों में इसको ये फाउंडेशन रख गया है कि चाइना का ग्लोबल स्टेज के ऊपर क्या रोल हो। और इसमें आई थिंक क्यों ये 2001 में SCO बनी, फिर उसकी एक्सपेंशन होती रही, आज उसके 10 परमानेंट मेंबर्स हैं और उसके अलावा कोई 16 के करीब ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, कोई डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। ये मीटिंग इसलिए मुख्तलिफ थी कि 2 रोज़ा ये इजलास था। 31 को तो जो SCO की जो रेगुलर समिट होता है वो हुआ, फिर 1 सितंबर को बेसिकली SCO प्लस की मीटिंग हुई और उसमें जहां SCO के जो परमानेंट या ओरिजिनल मेंबर्स थे वो शामिल थे, ऑब्जर्वर्स, डायलॉग पार्टनर्स, उसके अलावा कई और जो मुल्कों के रहनुमा, जिसमें अगर आप प्रोमिनेंट बात करें तुर्की के प्रेसिडेंट थे, वियतनाम के लीडर थे और बाकी वो आई थिंक ममालिक के जो वेस्ट की जो पॉलिसियां हैं उससे खुश नहीं हैं, उन्होंने उसमें शिरकत की। तो उसमें जो उन्होंने ये जो आपने बात की कि एक लिहाज से कि पहले क्वाइटली चीन आपको पता है कि अपनी जो इंटरनल रिफॉर्म्स के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा था और अब उसको ये महसूस होता है कि अब उसने वो तमाम चीज़ें अचीव कर ली हैं, तो अब अपना जो इन्फ्लुएंस है वो उसको एक्सपैंड करना चाहता है। तो उसमें जो आपने जिक्र किया कि एक नया जो प्रपोजल उन्होंने दिया है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव और उसके 5 कोर प्रिंसिपल उन्होंने बताए और ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एक तो पहला जो उसका प्रिंसिपल है उसमें एडहेरेंस टू सॉवरन इक्वालिटी, यानी कि तमाम जो ममालिक हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, मुआशी एतबार से, रकबे के एतबार से, तो तमाम को एक तरह से ट्रीट करना चाहिए। जो कि UN में नहीं है, जहाँ पर UN सिक्योरिटी काउंसिल UN में नहीं है, या जो माइट इज राइट वाली बात वो चलती है। फिर अबाइडिंग बाय इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो कवानीन है उसके मुताबिक आप उसमें काम करें। फिर प्रैक्टिसिंग मल्टीलैटरलिज्म, कि यानी कि यूनिलैटरलिज्म नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, के एक अमेरिका ऑब्वियसली अनडिस्प्यूटेड अभी तक वो सुपर पावर था और उसकी जो मर्जी थी वो करता था। फिर एडवोकेटिंग अ पीपल सेंट्रिक अप्रोच, कि जो भी हमारी अप्रोच हो, गवर्नेंस का निज़ाम हो, उसका जो महवर होना चाहिए कि अवाम की फलाह बहबूद होना चाहिए। और फिर बात की है कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए, फोकसिंग ऑन टेकिंग रियल एक्शंस। अब ये जो 5 नुकाती उनका प्रपोजल, आई थिंक वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि चीन के बारे में मगरब में, अमेरिका में एक ख़ास एक नैरेटिव दिया जाता है कि, और बताया जाता है दुनिया को कि अगर चीन दुनिया की बड़ी ताकत बन गई तो जो एग्जिस्टिंग सो कॉल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर है वो थ्रेटन होगा और चीन जैसे जो मुल्क हैं वो बाकी छोटे मुल्कों के जो आप कह सकते हैं कि उनके रिसोर्सेज हैं, उनके बाकी जो इंटरेस्ट हैं उन पर कब्जा कर लेंगे। यहाँ पर जो चीन के सदर हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन अगर आलमी ताकत बन रहा है और बनेगा तो उससे किसी को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, वो बाकी दुनिया के जो तमाम ममालिक हैं उनको साथ लेकर के चलेगा। और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें चीन का, पिछले मेरे ख्याल में चीन की जो राइज हुई है प्योरली उन्होंने अपनी इंडिजिनस रिफॉर्म्स करके की है, किसी और मुल्क के ऊपर उन्होंने कब्जा नहीं किया, किसी और रिसोर्सेज पे जाके या किसी जाकर उन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। तो चीन के सदर यहाँ पर ये कह रहे हैं, दुनिया को एक मुतबादल दे रहे हैं कि आप मगरब को छोड़ें और ये जो ग्लोबल साउथ है हमारे साथ मिलकर, और हम चाहेंगे कि म्यूचुअल जो शेयर्ड ह्यूमैनिटी है उसके लिए मिलकर हम काम करें। कामरान, इसमें जो SCO डेवलपमेंट बैंक का उन्होंने जो इनिशिएटिव उसको अनाउंस किया है, SCO डेवलपमेंट बैंक के लिए चाइना ने $280 मिलियन की ग्रांट भी दी है और उसके साथ ही जो SCO मेंबर कंट्रीज हैं जो अभी 10 हैं और 16 तो ऑब्जर्वर्स हैं, अभी वो मेंबर्स नहीं हैं, SCO उनके जो मेंबर कंट्रीज के लिए $1.4 बिलियन के लोन्स भी अनाउंस किए हैं। तो ये जो दोनों उनके नए इनिशिएटिव्स हैं, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव और SCO डेवलपमेंट बैंक, सो दैट विल बी सीन एज द फर्स्ट प्रैक्टिकल step of new China in the world। और उसमें अब इसको UN कैसे देखता है, UN खुद तो नहीं, बेसिकली चाइना और बाकी जो मगरबी ममालिक है वो कैसे देखते हैं। बट बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, ये जो 2 अहम मुलाकातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर की रूसी सदर के साथ और चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, इसको आप कैसे देखते हो, इसका पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? मेरे ख्याल में इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक जो अहम एक और जो फैक्टर है मुलाकात की, तो आप बात करेंगे, जो आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे थे कि
चीन की एक पॉलिसी रही डेन शॉपिंग, जो मॉडर्न चाइना के खालिक समझे जाते हैं, जो सारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, तो वो कहा करते थे कि चीन के बारे में कि अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको आप छुपा के रखें और टाइम बाय करें। और वो इसलिए कहते थे कि जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर नहीं लेते तो उससे पहले आपने कोई भी बड़ी बढ़त नहीं मारनी। बट अब शायद लगता है अंडर प्रेसिडेंट शी कि चीन उस सिचुएशन में आ गया है कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि वो दुनिया को वो बता भी सकें। और जो हमने देखा मुजाहरा उसका, उनकी ताकत का, जो तियानमेन स्क्वायर बीजिंग में जो तारीख की सबसे बड़ी चीन की मिलिट्री परेड हुई, और उस मिलिट्री परेड में जो नए और जदीद हथियार उन्होंने डिस्प्ले किए हैं, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी रेंज 20,000 किलोमीटर है, यानी कि चीन पूरी दुनिया को वो कवर कर सकता है। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम जो 2 सीटर J-20S स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं उसका भी डेब्यू हुआ है। फिर कई तरह के जो ड्रोन्स हैं, सबमरीन्स हैं, उनको डिस्प्ले किया गया है। और ख़ुद अब अमेरिका के कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि अमेरिका को कभी जो टेक्नोलॉजिकली एज होता था, अब चीन बहुत ग्रेजुअली ना सिर्फ अमेरिका के करीब आ गया है, बल्कि कई हवालों से अमेरिका को उसने सरपास भी कर दिया है। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो साइड लाइन्स के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई थी, उसकी क्या आउटकम है, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो SCO सरबराही इजलास के लिए गए थे और मिलिट्री परेड में भी उनकी शिरकत की, और उसकी साइड लाइन्स के ऊपर जो बड़ी मुलाकातें उनकी चीन के सदर प्रेसिडेंट शी से हुई, उस मुलाकात में पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी मौजूद थे, और आज चीन के प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है, और शायद वो ज़्यादा अहम उसमें जो सब्सटेंटिव इश्यूज़ है वो डिस्कस हुए होंगे। फिर जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे भी मुलाकात हुई, लेकिन आई थिंक उस मुलाकात से पहले जो इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट शी के साथ मुलाकात हुई वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि एक तो जो पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग लड़ी गई, उसके बाद ये पहली मुलाकात थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट शी के साथ। फिर इस दौरान हमने देखा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें भी बेहतरी आई है। फिर इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उसमें भी आपको एक बेहतरी देखने को मिल रही है। तो इस तनाजुर में जो सबसे अहम सवाल था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल है, तो आई थिंक मेरे सामने ये जो प्रेसिडेंट शी की जो स्टेटमेंट है वो पड़ी हुई है, और अगर उसमें देखें तो उन्होंने ये कहा है कि एज the once in a century transformations are unfolding faster across the world, a robust China-Pakistan relationship is vital for regional peace and development. और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या कहा कि ये जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं, irrespective of regional and international circumstances, ये अनशेकेबल हैं। तो क्लियरली यहाँ पर जो अंडरलाइन मैसेज है कि चीन के भारत के साथ जो रफरोशमा हो रहा है, या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जो भी नौयत है, लेकिन एज फार एज पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप आर कंसर्न, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कामरान, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात की थी, जो चीन और भारत के जो ताल्लुकात है वो टैक्टिकल लेवल पे इस वक्त ज़्यादा लग रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, वो एक गालबन एक मैसेज देना चाह रहे हैं वेस्ट को कि अगर आपने मुझे पुश बैक किया तो फिर चाइना मेरे पास एक ऑप्शन है। अब चाइना जो है उसकी एक अपनी हिस्ट्री है इंडिया के साथ, जो सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में नहीं है। चाइना और इंडिया के जो रिलेशन वो भी कोई इतने अच्छे नहीं रहे, और दूसरी बात है जो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है वो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। तो इसमें शायद पाकिस्तान के लिए कोई इसमें वरीसम बात नहीं है, और उसकी आपने एक रिफ्लेक्शन देख भी ली, जो ट्रीटमेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वहाँ पे मिला एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो ट्रीटमेंट मिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क था। इसी चीज़ के ऊपर अगर आप जो आपने स्टेटमेंट का भी जिक्र किया, तो वही जो चीज़ें वो रिफ्लेक्ट हो रही थी जो प्राइम मिनिस्टर के चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी मीटिंग हुई है, जो बेसिकली वर्किंग लेवल की मीटिंग, जिसमें तमाम जो इश्यूज़ थे जो चाइना और पाकिस्तान के लिए कॉमन इंटरेस्ट के उस पर बात हुई। और तो आप क्या समझते हैं कि आफ्टर दिस मीटिंग पाकिस्तान के जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं स्ट्रेटेजिकली, सिक्योरिटी वाइज, डिफेंस वाइज और इकोनॉमिकली, वो कहाँ पे जाके खड़े होंगे? आई थिंक इसमें मैसेज तो बहुत वाज़ेह है कि दोनों मुल्कों की तरफ से कि जो खदशात और कंसर्न्स अगर किसी के दिमाग में हैं भी कि मौजूदा जो सूरत हाल में शायद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में कोई दरार आ जाए या पाकिस्तान चीन से दूरी इख्तियार कर रहे, वो तो होने वाला नहीं है। ये तो एक बहुत वाज़ेह मैसेज है। आई थिंक दूसरा इसके अंदर अगेन जो एक स्टिकिंग पॉइंट है दोनों मीटिंग्स में प्रेसिडेंट शी के साथ भी और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी चीन के, उसमें जो सिक्योरिटी है चाइनीज़ नेशनल्स की, आई थिंक उसको हाईलाइट किया गया है प्रेसिडेंट शी की तरफ से भी, चीन के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी। चीन के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि हम दोनों मिलकर जो चीनी बाशिंदों की और चीनी जो असासें हैं पाकिस्तान में, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। और पाकिस्तान ने अश्योर किया है प्राइम मिनिस्टर ने कि हम
हर वो स्टेप लेंगे जिसमें इंश्योर कर सकें कि चीन के जो शहरी हैं उनकी सिक्योरिटी को हम बेहतर बना सकें और इंश्योर कर सकें। दूसरा, क्विकली बिफोर हम बिजनेस वाले इशू पे भी बात करें, जो पुतिन के साथ मुलाकात थी, अगेन दैट वाज इंपॉर्टेंट, और उस मुलाकात की जो हाईलाइट एक जो इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच ऑन आवर पार्ट के वो पब्लिकली क्लिप अवेलेबल भी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अगर हमें पता है कि भारत के साथ बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो अपने मेरिट पे हो और आपके साथ हम अपने जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर करना चाहते हैं। और जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने बड़ा एक अहम जुमला कहा कि हमारे पाकिस्तान के साथ बड़े रिवायती एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और हम उन ताल्लुकात को इंप्रूव करना चाहते हैं। अब इस नुक्ते के ऊपर भारत के जो कुछ कमेंटेटर्स हैं उनके कान खड़े हुए कि रशिया के साथ पाकिस्तान के तो कभी रिवायती रिलेशनशिप नहीं रहे। अगर आप अफगान जिहाद की बात करें, फॉर्मर सोवियत यूनियन, वो तो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने फॉर्मर सोवियत यूनियन को तोड़ा, तो वो भी ये कह रहे थे कि ये इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है उसकी नाकामी है कि एक तरफ पहलगाम होता है पाक भारत जंग के कुछ अरसे के बाद, एससीओ के तरीके से चीजों को किस तरीके से किया गया, पहलगाम को भी, और जो भी एक पाकिस्तान वाला सक्सेस है, जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आया, क्योंकि पहले जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग हुई थी, भारत का एतराज़ था कि जी आप जाफर एक्सप्रेस और ये खुजदार में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को ना डालें, लेकिन जहाँ पर उनको घुटने टेकने पड़े, जहाँ पहलगाम का जिक्र आया, वहाँ पर जाफर एक्सप्रेस का एज वेल एज खुजदार का जो वाक़या है, स्कूल के बच्चों को शहीद किया गया, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान भारत के ऊपर लगाता है, बिल्कुल लगाता है। और वो जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर भी की, नाम नहीं ले सकते लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने वाज़ेह किया कि उसमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स शामिल हैं, तो ये भी आई थिंक पाकिस्तान की उस एतबार से कामयाबी है। अब जो आप मेरे ख्याल में जो सब्सटेंटिव बात है, देखें हम पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात की बात करें, उसमें कोई शक नहीं है, एक रेटरिक मौजूद है, एक ऑप्टिक्स के एतबार से बहुत ज़बरदस्त लगता है, बट उसको ट्रांसलेट करना है इनटू बेटर इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप। सीपैक ऑब्वियसली है, उसके अंदर भी इश्यूज हैं, और आज जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने एक बात की, जो कल का जो इजलास था उनका, नहीं जो बिजनेस की जो मीटिंग हुई है वो हुई है 4 तारीख को, 4 तारीख 2 दिन पहले, 2 दिन पहले हुई है, तो उसमें जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है वो इंटरेस्टिंग है कि जब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मिनी चाइना बने, यानी कि चाइना जिस तरह से तरक्की कर रहा है, अब मिनी चाइना बनने के लिए फिर आपको पता है कि चीन बहुत तरीके से तो क्या करना पड़ेगा, और मैंने जो है चीन जाके देखी है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? देखिए, मैं इसको, मेरा ख्याल हमारे पास टाइम कम है, ब्रेक में जाने से पहले हम चाहेंगे एक्सपर्ट से भी बात कर, लेकिन एक क्विक जो रन डाउन है वो हम नाज़रीन को दे देते हैं। ये बीजिंग में जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये काफ़ी अहमियत थी पाकिस्तान के लिए इसकी। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो तो गए, उसके साथ उनकी पूरी काबीना जो इकॉनमी से रिलेटेड तमाम मिनिस्टर्स थे वो बीजिंग में मौजूद थे, और वहाँ पे जैसे भी कामरान भी कह रहे थे, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो दोबारा अश्योरेंसेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दी कि जो चाइनीज़ नेशनल है उनकी जो सिक्योरिटी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की है, और उन्होंने फरमाया वहां पे कि जो सिक्योरिटी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की होगी वही सिक्योरिटी जो है वो चाइनीज नेशनल को मिलेगी जब वो पाकिस्तान में काम करेंगे, और पहले भी पाकिस्तान प्रोवाइड करता रहा है ये इस तरह की सिक्योरिटी। और उन्होंने कहा ये जो अश्योरेंसेज हैं ये फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनकी तरफ से भी और इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, ताकि जो चाइनीज अगर कोई कंसर्न्स भी हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो पूरी तरह एड्रेस हो। जो टेक अवेज थे इस कॉन्फ्रेंस से, चाइनीज और पाकिस्तानी कंपनीज दोनों के दरमियान टेक्सटाइल के शोबे में, उसमें एक ज़राअत के शोबे में भी MOU है, होपफुली इसमें से कुछ जो MOUs है वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो एग्रीमेंट हैं, उनमें वो ट्रांसलेट होंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात की CPEC 2.0 की, और उन्होंने वाजे किया कि CPEC 2.0 से उनका क्या मतलब है। उन्होंने फरमाया कि जो CPEC जो पहली फेज थी जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट आई, चाइनीज कंपनीज की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है वो $35 अरब की, अब जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं चीन और पाकिस्तान में वो सरमायाकारी करेंगे। और उसमें जो अहम बात उन्होंने कही वो ये थी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाए जाएंगे। पाकिस्तान कोशिश करता रहा 2017 से वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, नहीं बन सके, जिसमें ज़्यादातर जो नाकामी हुकूमत पाकिस्तान की बनती है। चीन ने भी बड़ी कोशिश की है कि SEZs बने, बट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने CPEC 2.0 की बात की उसमें उन्होंने ज़राअत की बात की है, टेक्सटाइल की बात की, लेदर की बात की। उनकी चीन के अंदर अब लेबर बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, चीन बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चला गया, उसकी जो सनतें हैं, तो वो जो दूसरी जो सनतें हैं जो उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वो पाकिस्तान शिफ्ट होनी चाहिए। मेरा इसके ऊपर जो एक टेक है वो ये है, ये जो IMF का प्रोग्राम है उसके होते हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। इसी जो IMF का मुआहदा है इसके तहत हुकूमत पाकिस्तान ये एक्सेप्ट कर चुका है कि
2035 तक जो तमाम SEZs हैं उनको जो टैक्स की जो मराहत है वो खत्म कर दी जाएंगी। तो ये एक बड़ा ही एक मुश्किल मरहला होगा हुकूमत के लिए। और मोर देन दैट, अगर चीन की सरमायाकारी पाकिस्तान में चाहिए और उसमें जो हुकूमत की तरफ से फैसिलिटेशन चाहिए, चाहे SIFC हो, चाहे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो या बाकी इदारे हो, उसके लिए फिर हुकूमत पाकिस्तान को तमाम जो अपनी एफर्ट्स है उसको बरवेकार लाना होगा। अभी तक SEZs पिछले 10 साल में 8 साल में नहीं बन सके। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी इशू के ऊपर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं पिछले चंद दिनों में जो चीन में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, SCO प्लस समिट, मिलिट्री परेड और फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट शी और जो बाकी दुनिया के रहनुमा हैं उनके साथ मुलाकातें, उस पर फर्दर पर्सपेक्टिव लेने के लिए हमें बीजिंग से ज्वाइन किया है जून अहमद खान साहिबा ने। शी इज़ अ सीनियर रिसर्च फेलो सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन, और जो चीन की ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी है, पाक चाइना ताल्लुकात हैं, उस पर गहरी नज़र रखती हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अगर हम देखें कि पिछले चंद दिनों में 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगर चीन के एतबार से देखें, SCO का सरबराही इजलास हुआ, SCO प्लस समिट हमने देखा, मिलिट्री परेड देखने को मिली, और इन जो तीनों जो इवेंट्स हैं, आपके ख्याल में चीन क्या एक मैसेज कन्वे करने जा रहा है? डू यू थिंक कि जो डेन शॉपिंग की एक पॉलिसी थी माजी में कि अपनी स्ट्रेंथ को आपने छुपा के रखना है, टाइम बाय करना है, बट अब शायद चीन को लगता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने वाला जो टाइम है वो गुजर गया है, अब दुनिया को हमने बताना भी है? बिल्कुल कमान, आपने एक सही एक एनालिसिस एक नक्शल में दिया है कि चाइना की जो 40 साल की रिफॉर्म एंड ओपन एंड गप की पॉलिसी थी, उसका मकसद ये था कि हम अपनी तरक्की पे, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक प्रैग्मैटिक तरीके से आगे बढ़ें, अपने लोगों की जो जिंदगी है उसको बेहतर करें। और चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ भी जो हमारा चाइना पाकिस्तान इंटरैक्शन होता है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसका CPEC बहुत अहम हिस्सा है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसका मकसद ही ये है कि प्रैग्मैटिक डेवलपमेंट और पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट जिसको चाइना कहता है, कि अपने लोगों की, अपनी जो हमारी जो हुकूमतें हैं, जो ग्लोबल गवर्नेंस है, उसका वाहिद मकसद ही ये है कि आम आवाम की जिंदगी को बेहतर करे। तो चाइना ने 40 साल वो रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप कर ली। अब 2013 में जब चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस किया, उसका मेरे ख्याल में सबसे पहला, सबसे जो मतलब अव्वल मकसद है वो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जिसमें हम देखते हैं कि जो कई वेस्टर्न पावर्स ने उन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया हुआ था, ग्लोबल गवर्नेंस वीक थी, डेवलपिंग कंट्रीज चाहते थे कि एक मल्टीपोलर दुनिया हो, एक मल्टीपोलर निजाम हो, जहां पे दुनिया भर के ममालिक, जिसको हम ग्लोबल साउथ और ग्लोबल मेजोरिटी कहते हैं, वो भी एजेंडा सेटिंग करें। तो इस सब ये जो तहरीक एक है जो काफी सालों से चल रही है, उसको चाइना एक तरह से अपने सक्सेस के थ्रू आगे लेके चल रहा है। तो अब चाइना जब BRI प्रपोज करता है, या जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पाकिस्तान भी बहुत अहम हिस्सा है, ये सब ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो हमारी मल्टीपोलराइजिंग दुनिया की रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो एक तरफ हम ये सोच सकते हैं कि चाइना के लिए वो वक्त आगे कि वो अपनी ताकत, अपनी कुव्वत दिखाए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि असल में चाइना जब अपनी कुव्वत को सामने लाता है तो वो बायलैटरल रिलेशनशिप्स, एक ग्लोबल गवर्नेंस एजेंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस मकसद के कि हम दुनिया की मदद कैसे कर सकते हैं। चाइना का सबसे अव्वल जो एक पहलू है ग्लोबल अपनी फॉरेन पॉलिसी, चाइनीज फॉरेन पॉलिसी में, वो ये है कि हम म्यूचुअली बेनिफिशियल इक्वल पार्टनरशिप्स और एक ऐसे निजाम को सामने लेके आए जिसमें कोई एक कुव्वत, कोई एक पावर किसी को डोमिनेट नहीं कर सकती। तो SCO भी ये समझती है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरेशिया की यूनिटी में बिलीव करती है। दुनिया के 43% लोग रिप्रेजेंटेड हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो SCO का मैंडेट ही ये है कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी और प्रॉस्पेरिटी इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी चाइना जब दिखाता है कि हमारे मिस सूर अहमद, आपने बड़ी डिटेल से जो प्रिंसिपल्स थे चाइना की डेवलपमेंट के वो आपने एक्सप्लेन कर दिए। एक चीज जरा फरमाइएगा, ये जो SCO का समिट हुआ है और जो SCO का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके चार्टर का कि न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर की ये बात करता है। ये जो समिट हुआ है उसके बाद ये जो चार्टर का पॉइंट है, ये किस हद तक आगे इसको बढ़ाने में चाइना को मदद मिली है? चाइना नहीं, मैं समझती हूँ पूरी दुनिया की मदद हो रही है। आप देखें UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस वहां पे थे। SCO प्लस में जो प्रेसिडेंट शी की स्पीच थी
उसमें उन्होंने कहा कि हम जो न्यू ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हम यूएन को रिप्लेस नहीं करना चाहते, हम एक ऐसे ऑर्डर की बात करते हैं जो 1945 में दुनिया के ममालिक ने कहा था कि सारे ममालिक इक्वल हैं। तो एससीओ चार्टर ये कैसे कर सकता है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 43% दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, जब वो अपना स्टैंड लेगी कि हमने यूनिलैटरल सैंक्शंस को रेजिस्ट करना है, हमने अपनी इकोनॉमीज को खोलना है, हमने ओपन ट्रेड और फेयर ट्रेड और निगोशिएशंस को आगे लाना है, हमने जंगें नहीं लड़नी, हमने निगोशिएशंस करने हैं, हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले रखने हैं, हमने डीप जो इश्यूज हैं दुनिया के जो हम कलेक्टिवली फेस करते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी, सेफ्टी, इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमने इनको प्रायोरिटाइज करना है। तो एक चीज हम ये समझते हैं कि 20 साल पहले जो डेवलपिंग ममालिक थे उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स नहीं थे। यूएन की ताकत को, यूएन की जो अथॉरिटी है उसको डेवलप ममालिक बार बार सबऑर्डिनेट करते थे। अब एससीओ के थ्रू, BRI के थ्रू, एससीओ प्लस के थ्रू हम सब देख रहे हैं कि जो डेवलपिंग ममालिक हैं चाइना समेत, कि हमने जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसको सामने लेके आना है। और मैं समझती हूँ कि ऑलरेडी दुनिया का नक्शा काफी हद तक बदल चुका हुआ है। अब डेवलप्ड जो ममालिक हैं वो ये नहीं कह सकते। कथा कलामी हो रही है यहाँ पर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट शी ने जो एससीओ प्लस के इजलास से भी खिताब करते हुए ये कहा कि हम पीस के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और शेयर्ड जो ह्यूमैनिटी है उसका गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मिलिट्री परेड हमने देखी उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम जिस तरीके से चीन ने अपना जो मिलिट्री मसल है उसको शोकेस किया, तो इसका क्या मतलब है कि एक तरफ चीन कहता है कि हम अगर एक ग्लोबल पावर बन रहे हैं तो हमारे से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये जो मिलिट्री परेड है उससे वो क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? देखिए, मिलिट्री परेड 80th एनिवर्सरी है एक ऐसी जंग की जो चाइना ने बहुत सफरिंग के बाद। अब मैं यहाँ पे आके मुझे काफी सेंस हुई है कि 35 मिलियन चाइनीज पीपल were massacred by the Japanese aggression। और 80 साल के बाद अब चीन एक ऐसा मुल्क है जिसने, पहली बात तो आप देखें ट्रैक रिकॉर्ड, चाइना ने हमेशा अपनी डेवलपमेंट, अपने प्रोग्रेस और प्रैग्मेटिक गोल्स को प्रायोरिटाइज किया। आई नो आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि चाइना ने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया। रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप ऑनवर्ड्स चाइना ने अपने जो ट्रूप्स हैं, अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, उनको पीस कीपिंग मिशंस में इस्तेमाल किया। चाइना का एक पर्सपेक्टिव, जो पहली चीज, मैं 2015 से बीजिंग में हूँ और एक मेरे प्रोफेसर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कहा कि चाइना सेफ्टी में बिलीव करता है। हम किसी एनिमी को आइडेंटिफाई करके नहीं अपनी वेपन्स बना सकते, हमें अलायंसेस नहीं बनानी, हमें किसी के खिलाफ नहीं, हमें अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है। तो चाइना जो इस वक्त वेपन्स में एडवांसमेंट भी कर रहा है एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से कि कई ऐसे ममालिक हैं जो चाइना को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते, तो वो कम से कम ये जुर्रत ना करें कि हम चीन पे हमला करें। किसी भी मुल्क के ऊपर अगर आपकी इंटरनेशनल ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रांग है, अगर यूएन चार्टर को रिस्पेक्ट करे सारी दुनिया, तो फिर कोई भी दो मुल्क आपस में जंग नहीं लड़ेंगे। दैट्स जस्ट अ फैक्ट। तो चाइना जो अपनी इस वक्त डेवलपमेंट कर चुका है, चाइना ने जो अपनी मिलिट्री में भी इन्वेस्ट किया है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि वी शुड बी सेफ। दूसरी चीज के हमारे ममालिक के पास, जो डेवलपिंग ममालिक है, हमारे पास भी ये सलाहियत होनी चाहिए। दो सवाल है बिफोर यू मूव ऑन। अभी कामरान आपसे पूछेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स हुई थी उसका आउटकम क्या है, हमारे लिए कितना बेहतर है। बिफोर दैट एक जो पर्टिनेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो एससीओ डेवलपमेंट बैंक है जिसके लिए प्रेसिडेंट शी ने उन्होंने ग्रांट भी अनाउंस की और लोन भी अनाउंस किया, एससीओ डेवलपमेंट बैंक माजी में इसलिए उसके हवाले से प्रोग्रेस नहीं हो सकी कि रूस उसकी मुखालफत कर रहा था। इस दफा क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या गिव एंड टेक हुआ है बिटवीन चाइना एंड रशिया कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक जो है वो भी अब एक रियलिटी बनने जा रहा है? एससीओ डेवलपमेंट, आई एम नॉट श्योर कि अभी इस वक्त बायलैटरल नेगोशिएशंस क्या हैं जिसके रिजल्ट में रशिया ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन अब एक ऐसा स्टेट आ गई है कि जो एससीओ है उसका सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव तो है, लेकिन जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में सारे ममालिक ने एक ही चीज पे तवज्जो देनी है, दैट इज अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो रशिया ने प्रोबेबली दे एग्रीड ऑन हाउ टू पुट देयर रिसोर्सेज फॉरवर्ड, कि किस तरह हमने रिसोर्सेज अपनी पूल करनी है। और इसमें अब जहां तक मैं देख रही हूँ, जो भी एससीओ ममालिक में आपस में डिस्कशंस हो रही हैं, मिनिस्ट्रीज को एंगेज किया जा रहा है, एससीओ ने अपने लिए डिलीवरेबल्स अब मार्क कर लेने हैं।
इसके साथ साथ चाइना ने भी ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव अनाउंस किया है SCO प्लस मीटिंग में, विच इज अगेन लिंक्ड विद द SCO डेवलपमेंट बैंक। इससे ये होगा कि जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के गोल्स हैं कि हम SDGs को UN चार्टर के अंदर रहते रहते स्ट्रेंथन करें, तो SCO डेवलपमेंट बैंक उस इनिशिएटिव को आगे लेके जाएगा बाय पूलिंग रिसोर्सेज फॉर द SCO मेंबर कंट्रीज। इसमें जो SCO प्लस है वो भी शामिल हो सकते हैं। वक्त थोड़ा कम है, थोड़ा पाकिस्तान चीन के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसके हवाले से भी मेरे ख्याल में बात करना जरूरी है। जो प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर चीन के साथ जो मुलाकात हुई, और ऑब्वियसली उन मुलाकातों में जो आमतौर पर हम स्टेटमेंट्स देखते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि पिछले चंद महीनों में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत सी तब्दीलियां भी आई हैं। पाकिस्तान और जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी देखने को मिली है। चीन और भारत के दरमियान एक रप्रोशमा देखने को मिल रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर आपके ख्याल में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल है? बीजिंग में आप मौजूद हैं, क्या आज भी बीजिंग में पाकिस्तान से मुतालिक वही एहसासात, जज्बात हैं जो ट्रेडिशनली रहे हैं? एहसासात जज्बात बिल्कुल वही हैं जो ट्रेडिशनली रहे हैं। चीनी मुल्क पाकिस्तानियों को अपना भाई मुल्क समझते हैं और CPEC बेल्ट एंड रोड के बारे में बहुत चाहते हैं कि आगे बढ़े, हम तरक्की करें। पहली बात तो ये कि चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो US इंडिया इन सबसे रिलेटेड नहीं है। हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रेटेजिक, बहुत इकोनॉमिक और बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे जा चुके हैं। अगर भारत के चीन से रिलेशनशिप बेहतर होते हैं, दे डोंट थिंक लाइक दैट। पाकिस्तान US के साथ अपने रिलेशंस बेहतर करता है, उससे चाइना पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाइना का ये पर्सपेक्टिव है कि अब हम फेज 2 को आगे लेके चलें। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने ये हमारा रोड शो हुआ है पाकिस्तान का, उसमें 500 चीनी कंपनियों ने हिस्सा लिया है, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बिजनेसमैन मौजूद थे, 100 से ज्यादा MOU साइन हुए हैं, 40 तो सिर्फ पंजाब के सूबे ने साइन किए हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की डेवलपमेंट अगर हम की इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं तो चाइनीज लोगों को समझ आ जाए कि बिजनेस लेवल पे, पीपल टू पीपल लेवल पे अब हम मजीद आगे बढ़ सकते हैं। तो फेज 2 को अगर हम प्रायोरिटाइज करें, पाकिस्तान की पॉलिसी में हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को प्रायोरिटाइज करें अपने चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ, तो मैं समझती हूँ कि कोई वजह नहीं है कि हमारे रिलेशंस मजीद गहरे और मजीद प्रैक्टिकल लेवल पे ग्रेटिफाइंग ना हो दोनों ममालिक के लिए। बहुत शुक्रिया जून अहमद खान साहब, बीजिंग से आपने हमें ज्वाइन किया और पर्सपेक्टिव दिया जो भी हफ्ते की बड़ी डेवलपमेंट्स हुई थी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, आखिर उसकी क्या वजह है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछला जो माली साल था इस एतबार से बेहतर था और हमने देखा कि रुपए की जो कदर है वो भी स्टेबल रही, इकॉनमी ओवरऑल ठीक रही, क्योंकि एक तो जो हमारा तिजारती खसारा है वो बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर करंट अकाउंट का जो खसारा है वो भी कंट्रोल रहा। इनफैक्ट आई बिलीव के हमें बहुत सालों के बाद कई मौक़ों पर तो वो सरप्लस भी रहा। लेकिन ये जो माली साल शुरू हुआ है शहबाज, तो जुलाई अगस्त के जो नंबर्स आ रहे हैं तो शुरू से ही आगाज़ ही ऐसा हो रहा है कि ट्रेड डेफिसिट में इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसकी आखिर क्या वजह है कि पिछले माली साल तो चीज़ें अंडर कंट्रोल थी और ये जो नया माली साल है तो क्या इसकी वजह जो बजट में कई जो नए इकदाम लिए गए थे, क्या कुछ IMF की शराइत हैं, ट्रेड को हम ज़्यादा लिबरलाइज कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आ रहा है या कोई और वजूहत है? कामरान, ये जो हमारी बरामदात है ना, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न रहा है। हुकूमत ने हर चीज़ ट्राई कर ली। अभी उड़ान पाकिस्तान का एक प्लान भी इन्होंने अनाउंस किया, प्लानिंग कमीशन ने, जिसको बड़ी इन्होंने पब्लिसाइज करने की भी कोशिश की। उसके बाद स्टीफन डर्कन जो है UK के इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको बुलाया गया, उनसे मदद ली गई, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं बढ़ रही। उसके साथ ही अगर आपने देखा हो कि अभी तो खैर 1-1.5 साल से रुपया स्टेबल है, रुपए की कदर में तकरीबन 100% कमी हुई ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, लेकिन एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई ट्रांसलेशन उसकी नज़र नहीं आई। अभी जो नताइज आए हैं जो PBS ने अनाउंस किए हैं इसी हफ्ते के पहले 2 माह में पाकिस्तान की जो बरामदात है वो सिर्फ $5 अरब, और ये वही लेवल है जो पिछले साल के जो पहले 2 महीने थे जुलाई अगस्त, उसके लेवल के ऊपर है। 0.7% इंक्रीज। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर लेना चाह रहे हैं, $3 करोड़ 30 लाख एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है 2 माह में।
अब इसके मुकाबले में आप इंपोर्ट्स देख लीजिए, इंपोर्ट्स जो है वो 11 अरब डॉलर से भी ज़ायद हैं और उसमें जो इंक्रीज़ है वो 14% है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका तजारती खसारा 2 महीने में ही 29% बढ़ गया। दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग। और बावजूद इसकी हुकूमत इतने प्लान्स बनाती है, इतने अनाउंसमेंट्स करती है, हो कुछ नहीं रहा। अब इसकी वजूहात क्या है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक तो अपेरेंटली फैक्टर वही है कि जब ट्रेड लिबरलाइजेशन आप करोगे, आप इंपोर्ट्स को अलाउ करोगे। जब ये ट्रेड लिबरलाइजेशन हो रही थी अंडर द IMF प्रोग्राम, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी ओन किया, उस वक्त ये कंसर्न था कि पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर काफ़ी नहीं है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो इस काबिल नहीं है कि सारा बोझ उठा सकें। तो अगर यकदम आपकी इंपोर्ट्स बढ़ गई तो फिर मसला होगा। इंपोर्ट अभी भी अगर आप देखें, अगर 14% उसके अंदर इंक्रीज भी आया तो 11 अरब डॉलर है, विच इज़ हार्डली आप तकरीबन 5.5 अरब डॉलर पर मंथ के करीब बन रही है। तो एक नॉर्मल इंपोर्ट का लेवल है, लेकिन मसला ये है कि इसकी इंपोर्ट की जो फाइनेंसिंग है वो अवेलेबल नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। तो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अब जब आगे जाके आप देखेंगे 2 और फैक्टर्स जो है वो ट्रेड डेफिसिट के ऊपर एडवर्सली इंपैक्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि इसी महीने के आखिर से इन्होंने गाड़ियों की जो इंपोर्ट है, कमर्शियल इंपोर्ट 5 साल की, वो ओपन करनी है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और फिर जो सैलाब इस वक्त उसकी जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो फूड बास्केट है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। पंजाब आपने देखा कि दरिया चनाब, दरिया रावी के इर्द गिर्द का जो इलाका था उसमें फसलें तबाह हुई हैं, गंदम की फसल तबाह हुई है, मकई की फसल तबाह हुई है, जो गंदम थी जो जखीरों में पड़ी हुई थी वो तबाह हुई है। इट इज नॉट ओवर येट, इट इज नॉट ओवर येट। और सैलाब अभी तो पंजाब से गुजरा है ना, अल्लाह खैरियत रखे सिंध में। अब सिंध में भी कुछ इस किस्म की अगर सूरत हाल बनती है तो फिर हो सकता है पाकिस्तान को कपास भी मजीद इंपोर्ट करनी पड़े, कुछ आपको चावल इस दफ़ा शायद अगर इंपोर्ट ना करें तो हम शायद एक्सपोर्ट ना कर पाए। तो ये जो सारी सूरत हाल है ओवरऑल एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर, सैलाब, आपकी ट्रेड जो ओपननेस है वो, और तीसरा फिर एक्सपोर्ट्स आपकी जो ग्रो नहीं कर रही है, तीनों फैक्टर्स मिलकर काफ़ी जो है वो एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर दबाव डाल सकते हैं इस दफ़ा। तो ओवरऑल इसका मतलब है कि चीज़ें जो हैं मतलब पिछले माली साल के मुकाबले में थोड़ी चैलेंजिंग होंगी। तो गवर्नमेंट को दे हैव टू कीप अ क्लोज आई, बिकॉज हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जब बढ़ता है फिर करंट अकाउंट के मसाइल शुरू हो जाते हैं और वही वजह होती है कि फिर बार बार हमें IMF के पास जाना पड़ता है। देखिए, एक तो मैं जैसे हम ब्रेक से पहले भी बात करते हैं, IMF मुझे बहुत सारी जगहों पे ऊपर जो है ना, जो क्या उसको कहते हैं कि पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, पार्ट ऑफ सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। एक मुल्क की इकॉनमी सस्टेन नहीं कर सकती ट्रेड ओपननेस। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है कि जब कंपटीशन होता है, बाहर से चीजें आती हैं तो जो कंज्यूमर होता है उसको सस्ती चीजें मिलती हैं। लेकिन क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस दफा ट्रेड पूरी ओपन कर दें अपनी? क्या हमारे पास इतने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं कि हम उन इंपोर्ट को फाइनेंस कर सकें? तो मेरा ख्याल है अभी भी टाइम है, हुकूमत पाकिस्तान को ये चीज़ें रिव्यू करनी चाहिए। जो चीज़ एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं ज़रूर करें, कंपेटिटिव रेट्स के ऊपर करें, और कुछ अननेसेसरी इंपोर्ट्स हैं सिर्फ इसलिए खोल दें कि दुनिया क्या कहती है। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, ही डजंट नीड लोन फ्रॉम द IMF, बट एट द सेम टाइम वो जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ वो बात करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा जो रिलायंस है स्टीफन डर्कन के प्लान के ऊपर, IMF के ऊपर, वो थोड़ी सी हमें कम करनी पड़ेगी इस हवाले से। बिल्कुल। और ओवरऑल जो फ्लड्स की बात भी कर रहे थे, अनफोल्डिंग सिचुएशन है और जब पूरा असेसमेंट होगी तो पता चलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल और साउथ पंजाब ये वो एरियाज़ हैं जिसे पाकिस्तान की फूड बास्केट भी कहते हैं। और वहाँ पर जो डायरेक्ट एक तो फार्मर्स जो मुतासर हुए हैं, जो खेत वगैरह जो क्रॉप्स हैं उनको तो नुकसान पहुँच ही रहा है, और उसका जब असेसमेंट होगी तो फिर उसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की मैशत के ऊपर भी आ सकता है। और खुदा न खास्ता जो ऑलरेडी जो करंट अकाउंट खसारे की या एक्सटर्नल सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो अगर जो कुछ ज़रूरी अजनास हमें उसकी शॉर्टेज होती है तो यू नेवर नो कि इस माली साल हमें वो इंपोर्ट भी करना पड़ सकती है, तो वो भी एक प्रेशर जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसके ऊपर आ सकता है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।